हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दैट इज ट्रिपल सीज। हमें ट्रिपल सीज के बारे में पढ़ना है। बट द क्वेश्चन इज कि ये ट्रिपल सीज बेसिकली है क्या। तो ट्रिपल सीज है, दीज आर द ट्रिपल सीज। पहला सी क्या है? इट्स अ सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज सी जी की तरह, और कैपिटल जी। हम इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है सेंटर ऑफ मास, और फिर है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है हमारे को बहुत बेसिक से पढ़ना है, बट सेंट्रॉइड तक हम पहुंचेंगे वेरी स्मूथली। हम पहले पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, एंड देन वी विल गो टू द सेंट्रॉइड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है इसकी लोकेशन, कि कहाँ पे लाई करता है। हमें इसे लोकेशन पढ़नी है, और ये भी पढ़ना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे कब लाई करेगी, और सेंटर ऑफ मास कब सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। व्हाट इज द मिनिमम कंडीशंस टू बी सेटिस्फाई फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू लाई ऑन अ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास टू लाई ऑन अ सेंट्रॉइड। तो ये 3 सीज जो है हमें पढ़ने हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शॉर्ट फॉर्म में मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं इस तरह से लिखूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमें क्या पढ़ना है? द लोकेशन। इसकी क्या पढ़नी है? एक तो लोकेशन, और दूसरा ये है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, और फिर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं क्या होता है। तो वी कैन से कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट वेयर, जहां पर नेट वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज अ पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट है जहां पर नेट वेट, किसका? नेट वेट ऑफ बॉडी एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मान लो कि ये एक रिजिड बॉडी है, दिस इज अ रिजिड बॉडी। ये क्या है? रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी के पास आपको पता है व्हाट इज बॉडी। बॉडी क्या होती है? बॉडी इज नॉट अ पार्टिकल, ये तो आपको सभी को पता है, ये तो हर बच्चा जानता है। बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल। तो इस बॉडी में, इस इंडिविजुअल बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल होंगे, राइट? होंगे कि नहीं? अब वो पार्टिकल को मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज अ पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, और ऐसे ऐसे बहुत सारे, ठीक है, इनफाइनाइट। वी कैन राइट कि दिस इज पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 3। लिख सकते हैं हम कि ये 3 पार्टिकल है। इन पार्टिकल्स का कुछ अपना वेट होगा, राइट। ये इन पार्टिकल्स का कुछ अपना वेट होगा, तो उस वेट को हम लिखते हैं डेल्टा W1। इस तरह से रिप्रेजेंट करें। एक और वेट है इसका, दैट इज डेल्टा W2, और वी कैन राइट डेल्टा W3, राइट। ये क्या है? इट्स अ पार्टिकल, राइट। हम बोल सकते हैं पार्टिकल का जो वेट है वो एग्जैक्टली वहीं पे होगा जहां पे पार्टिकल होगा। वी कैन राइट, जहां भी पार्टिकल है वहीं पे उसका एग्जैक्टली वेट होगा। और वेट क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होता है। तो वी कैन राइट यहाँ पे कि 1, 2 एंड 3 आर द, क्या ये आर द पार्टिकल्स, आर द पार्टिकल्स। किसके है ये पार्टिकल किसके? एक बॉडी के, ऑफ बॉडी। लिख सकते हैं ना हम ये सिर्फ। नाउ अगर जो मैं इन पार्टिकल्स के इंडिविजुअल वेट्स को एड अप कर दूं, तो वी कैन राइट डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 एंड डेल्टा W3। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन सबको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ ऑल द डेल्टा W। डेल्टा W क्या है? इट्स, ये एक एक्चुअल रिजल्टेंट फोर्स है ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो एक्चुअल रिजल्टेंट है, जो इन सबको मैं ऐड करके रिजल्टेंट है, दैट इज डेल्टा W1, दैट इज डेल्टा W। और डेल्टा W ऑफ अ पार्टिकल कैन बी रिटन एज W, जहां पे W क्या है? वेट ऑफ द बॉडी, ऑफ बॉडी। और ये जो W है, दिस इज पासिंग, ये कहां से पास करेगा? जो इसका रिजल्टेंट है, इट्स अ रिजल्टेंट, क्या है ये? एक रिजल्टेंट फोर्स है। It's a resultant force of all the individual particles, of all the individual particles, of the individual weight of the particles। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, of the particle। जहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो W है, द वेट ऑफ द बॉडी, ये कहां से पास कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं दिस रिजल्टेंट force W
is passing through a point known as through a point known as सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। ये जो W है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास थ्रू करेगा, इतना हम बोल सकते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी रिटन एज, या तो हम उसको CG लिखें या तो हम उसको G लिख दें, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है जो मैंने ऊपर बताया था कि वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली होता क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बच्चा क्या है अब हमारा, द लोकेशन। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी लोकेशन। तो लोकेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां पे हमने क्या बोला, जो W है, दिस W, ये क्या है, ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर जब हमें पोजीशन बतानी होती है तो हम कैसे बताते हैं, वेरिग्नॉम थ्योरम से। एक थ्योरम पढ़ी थी आपने, दैट इज द वेरिग्नॉम थ्योरम। तो हम इसकी मदद से हम लोकेशन बताएंगे W की। सो वी कैन राइट hence we have to determine the position of a center of gravity, the position of center of gravity, right। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है द लोकेशन ऑफ द सेंटर, द पोजीशन ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। हमें ये फाइंड आउट करना है, लेकिन साथ में एक नोट लिख दो। इसकी लोकेशन फाइंड आउट हम वेरिग्नॉम थ्योरम से करेंगे, पर अभी मैं क्या लिखा रहा हूं आपको, एक नोट। इस नोट में क्या है कि इन आर सिलेबस we have to study या deal with only two objects. The first is plates, which can be treated as area object, and the second is wires that can be written as line object, right। प्लेट्स एंड वायर्स, ये तो हर बच्चा जानता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ वॉल्यूम, राइट। यानी हर एक ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, वी कैन से हर एक ऑब्जेक्ट के पास वॉल्यूम है, यानी इसके पास 3 डायमेंशंस है, बोल सकते हैं। अब आउट ऑफ थ्री डायमेंशंस अगर जी किसी के पास या फिर ऐसे बोल सकते आउट ऑफ 3 डायमेंशन, इफ वन डायमेंशन is negligible as compared to other dimensions, then this can be, इसको हम क्या बोल सकते हैं, that is known as plates, बोल सकते हैं ना। प्लेट्स को किसमें रखते हैं, एरिया में या स्क्वायर फीट में, इस तरह रखते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक बॉडी का यानी ऑब्जेक्ट का एक वॉल्यूम होता है, और इस वॉल्यूम में अगर जो इस वॉल्यूम में होता है मीन्स उसे इसकी 3 डायमेंशन होते हैं, और 3 डायमेंशन में से मान लो कि एक डायमेंशन 3 डायमेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज लेंथ, ये उसकी थिकनेस होगी, राइट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एरिया और इसकी थिकनेस होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जो एक डायमेंशन, मान लो कि ये प्लेट की हम बात कर रहे हैं, तो जो एक डायमेंशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन, तो हम उसको एज ट्रीट कर सकते हैं एज अ प्लेट्स आपने देखी होगी, राइट। दीज आर द प्लेट्स जिसकी जो थिकनेस होती है वो अदर डायमेंशन के हिसाब से बहुत कम होती है, इट्स वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन एरिया ऑब्जेक्ट। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन से कि इट इज एन एरिया ऑब्जेक्ट, राइट। और सिमिलरली वैसे ही अगर आउट ऑफ थ्री डायमेंशन इफ आई एम सेइंग कि आउट ऑफ 3 डायमेंशंस उसकी 2 डायमेंशंस बहुत ज्यादा कम है, 2 डायमेंशन इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज लाइन ऑब्जेक्ट। हम बोल सकते हैं लाइन ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वायर की लेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस। सो इसकी 2 डायमेंशंस तो है ही नहीं, इसकी 2 डायमेंशन एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस क्या है, बहुत कम है, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ लाइन ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बोल सकते हैं इसकी जो मेजर डायमेंशन है, वो क्या है,
वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, या फिर ऐसे बोलो मेजर डोमिनेटिंग डायमेंशन कौन सी है इसकी, दैट इज लेंथ, ओनली द लेंथ। तो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ पढ़ेंगे किसकी, प्लेट्स के एंड वायर्स के, और हमारे को इनके सीजी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड पढ़ने, इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे सिलेबस में। तो ये रफ वर्क था, आप मतलब लिख सकते हैं इसको अगर आपको लिखना है, बट स्टिल हमें इन्हीं चीजों की बात करनी है, राइट। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हम 2D प्लेट्स की बात करें, अभी हमने बोला कि हम एरिया ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, अभी बोला हमने किसका, एरिया ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे, प्लेट्स की बात करें ना, दैट इज प्लेट्स। क्या है इसके सिर्फ 2 डायमेंशन, क्या है 2 डायमेंशन बोल सकते हैं हम इसके। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली, राइट, मैंने क्या किया, मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली, दिस इज अ रिजिड बॉडी, राइट, ये मान लो मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली, और इसकी थिकनेस तो है, मैं इसकी थिकनेस दिखा रहा हूं, पर वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन, ठीक है। ये जो थिकनेस है ये इसकी है यहाँ पे, बट थिकनेस जो क्या है वो नेग्लिजिबल है, इट कैन बी ट्रीटेड एज ए नेग्लिजिबल, राइट। और यहाँ पे मैं एक वाई एक्सिस बना रहा हूँ, दिस इज द वाई एक्सिस, और एक बना रहा हूं मैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एक हो गया वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। और हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मान लो दिस इज द पार्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, दिस इज वाई एक्सिस, और ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, ठीक है। और जेड डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ को जेड डायरेक्शन होगी ना, जेड डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ को, जेड एक्सिस। तो हम इस पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल की अगर जब मैं एक्स एक्सिस पे देखूं, तो वी कैन राइट कि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, इस पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। एक क्या होगा, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x1, मान लो ये पार्टिकल क्या है, 1 पे है, और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज इसका वेट क्या लिख सकते हैं हम, इसका वेट लिख सकते हैं हम डेल्टा डब्ल्यू, लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू 1। ये डिस्टेंस क्या है, x1, और ये डिस्टेंस क्या है इसकी, y1। तो वी कैन राइट हमने किसके लिए किया, कंसीडरिंग 1 पार्टिकल। बेसिकली हम एक क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो एक पार्टिकल में हो रहा है ना वो हर एक पार्टिकल में हो रहा है, जो भी इस पार्टिकल की जैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज x1 एंड y1, राइट। वैसे ही दूसरे पार्टिकल के लिए मैं लूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, x2 y2, होंगे कि नहीं। तो ये ना जो हम एक पार्टिकल के लिए कर रहे हैं वो सभी पार्टिकल के लिए होंगे। तो अगर जो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल बनाऊं और उनके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, राइट, मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल बनाऊं इसी प्लेट में, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेट, और इसी प्लेट में अगर मैं यही प्लेट को कॉपी करूं, कॉपी, और इसी प्लेट को मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, तो यहां पे ही आ गई। अब मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो यहां पे दिखा रखा है वो इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए है। अब मैं इंटायरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखूं, तो आई कैन राइट सिमिलरली जो भी एक पार्टिकल में हो रहा है वो सभी पार्टिकल में हो रहा है ना, ये तो आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल 1 था, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो हम लिखेंगे वो क्या होंगे, दैट इज x1 y1, लिख सकते कि नहीं हम इसके x1 y1, इसके लिख सकते हैं ना हम x1 y1, और इसके क्या लिख सकते हैं x2 y2, सिमिलरली इसके भी x3 y3, और ये क्या है, दैट इज डेल्टा w1, यहाँ पे एक्ट करने वाला इसका वेट क्या है, डेल्टा w2, एंड दिस इज डेल्टा w3। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडरिंग ऑल द पार्टिकल्स, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, इसको दोबारा से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स, जो हमने रिजल्टेंट फोर्स की थी ना, तो मान लो कि यहाँ पे है वो रिजल्टेंट जो एक्ट कर रहा है, इस पूरी बॉडी में जो रिजल्टेंट है अभी के लिए मान लो कि वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज W, दिस इज W जो एक्ट कर रहा है, इसके x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट इज x बार एंड y बार, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो वी कैन राइट W के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज x बार एंड y बार। यू कैन राइट x बार एंड y बार, नॉट वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर नहीं है, इट्स अ बार ओनली, है ना, x बार एंड y बार हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये वेट है, ये जो वेट W है, ये जिस भी पॉइंट से पास करेगा उसको मैंने क्या बोला था, इट इज कॉल्ड CG, या फिर आप G से रिप्रेजेंट करो, कर सकते हैं ना इसको CG। तो अब हम वेरिग्नॉम थ्योरम लगा के इसका यूज करेंगे, जैसे कि अभी हमने वेरिग्नॉम थ्योरम लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए करते थे रिजल्टेंट की, तो हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर अप्लाइंग द वेरिग्नॉम थ्योरम। पर उससे पहले एक चीज समझ लो, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, दिस इज y एंड दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज x। तो अगर जो मैं x के अबाउट मूवमेंट लूं, x के अबाउट अगर जो मैं मूवमेंट लूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने मूवमेंट लिया और ये कहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, तो जो डिस्टेंस होगी वो हम कौन सी देखेंगे, वो हम देखेंगे y की। और सिमिलरली अगर जब मैं y के अबाउट मूवमेंट लूं, y के अबाउट अगर जब मैं मूवमेंट लूं, तो मैं किस डिस्टेंस को देखूंगा, मान लो ये यहां पे आ गया, घूम के ये यहां पे आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x। सो वी कैन राइट कि इफ वी टेक मूवमेंट अबाउट x axis, then y distance will be counted. Second, if we take the moment about y axis, then x distance will be counted। इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि सेम डू, ये सारा सेम है, ठीक है। तो हम ये चीज आपने समझ गए, तो हम क्या करते हैं, बाय वेरिग्नॉम थ्योरम, बाय अभी हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि कहां पे लाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बाय वेरिग्नॉम थ्योरम, बाय वेरिग्नॉम थ्योरम। अब हम क्या ले रहे हैं, मोमेंट, मोमेंट ले रहे हैं किसके अबाउट, अबाउट y के अबाउट। तो मैंने क्या बोला था, अगर जब मैं मोमेंट y के अबाउट लूंगा तो यहां पे क्या है, x डिस्टेंस हमें काउंट होगी, तो हम लिख सकते हैं my कैन बी रिटन एज, अच्छा जो अभी यहां पे देखो, जो इंडिविजुअल वेट्स है ना, जो इन सब का इंडिविजुअल वेट्स है, और इनके जो इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल इन लोगों के क्या है, ये तो सारे पार्टिकल है ना, मान लो हमने इस इंडिविजुअल पार्टिकल की बात की, ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल के जितने भी हम वो करेंगे ना, डेल्टा W1 ले लिया, और इसके जो कोऑर्डिनेट है, मतलब इसके जो भी कोऑर्डिनेट है, दैट इज x1 y1, राइट, इन सबको हम प्लस करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू द रिजल्टेंट फोर्स, जो भी रिजल्टेंट फोर्स है इसकी, यानी ये क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय इस वेट ऑफ बॉडी के कोऑर्डिनेट्स, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं फिर, हम लिख सकते हैं if we are taking the moment about the y-axis, then the weight of the entire body, the weight of the entire body and the distance, y में कौन सी डिस्टेंस लेंगे हम, वो लेंगे हम x बार, लेंगे कि नहीं, अभी हम वेट की बात करें तो x बार लेंगे। और इसको अगर आपको वैसे रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा, फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा 1 एंड x1 लिख सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली हम किसी और पार्टिकल के लिए देखेंगे y2, दैट इज x2 प्लस सो ऑन। सो हम इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर भी लिखा था, दैट इज W इंटू एक्स बार एंड दीज ऑल आर द समीशन, सो वी कैन राइट द समीशन ऑफ डेल्टा W इंटू एक्स, वी कैन राइट लाइक दिस। और जब भी हम समीशन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो समीशन का इस्तेमाल हम फाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स के लिए करते हैं, और जब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो दैट इज फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स या पार्टिकल या कुछ भी बोल लो आप। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इंटू DW, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज W इंटू दिस, और वी कैन राइट फर्दर मोर कि x बार, वी कैन राइट x बार इज इक्वल टू, अगर जिस W को मैं नीचे ले आऊं तो क्या बोलूंगा मैं, समीशन ऑफ डेल्टा W इंटू एक्स डिवाइडेड बाय द एंटायर वेट ऑफ द पार्टिकल। आपको बात समझ आ रही है ना, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एंटायर वेट ऑफ द पार्टिकल है ना जो भी, और उस एंटायर वेट ऑफ पार्टिकल की जो भी कोऑर्डिनेट है वो बराबर हो जाएंगे उन सबके जो इंडिविजुअल पार्टिकल है
उनके कोऑर्डिनेट के हिसाब से, इंडिविजुअल पार्टिकल, राइट। और आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हो, ये हमने पहले भी रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द समीशन ऑफ ऑल द वेट्स, जो भी इन सबका वेट है, मल्टीप्लाई बाय देयर कोऑर्डिनेट्स विद एक्स। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी समीशन और इनफाइनाइट को हम इन दोनों तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि अगर हमें समीशन में दिखाना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, या और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, यहां पे भी तो वेट नीचे आ जाएगा, तो दैट इज वेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इट्स एन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सी जी और जी से कर सकते हैं कि नहीं इसको रिप्रेजेंट इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, राइट। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर जो हम एक्स के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स बार के लिए, तो वाई बार के लिए भी हम सिमिलरली कर सकते हैं। वी कैन राइट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी जी, नहीं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वाई बार कैन बी रिटन एज डेल्टा डब्ल्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, वाई को भी। इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखो आप, ठीक है। नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, ये तो हमने पढ़ लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लोकेशंस है हमें वो फाइंड आउट कर दिए। तो हमने ये सब कुछ फाइंड आउट कर दिया बाय लुकिंग एट दीज पिक्चर्स। इनको ध्यान से देखो, और इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लोकेशन के बारे में भी क्लियर कर दिया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है वो भी मैंने क्लियर कर दिया। जैसे कि इंडिविजुअल वेट को लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी या फिर रिजिड बॉडी। ये किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए किया है, तो यहाँ पे मैंने साथ में भी लिखा है, राइट, कंसिडरिंग ऑल द पार्टिकल्स। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज की जो सीजी का फॉर्मूला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो सीजी का फॉर्मूला है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, वो सेंटर ऑफ मास की जो फॉर्मूला है उसमें कब कन्वर्ट होगा, यानी सीजी का जो भी फॉर्मूला है वो सेंटर ऑफ मास में कब कन्वर्ट होगा, सेंटर ऑफ मास में वो कब कन्वर्ट होगा, दैट इज द क्वेश्चन कि कब कन्वर्ट होगा। सेकंड, अगर जो इनकी कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई ऑन द सेंटर ऑफ मास, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी कंडीशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये रिजिड बॉडी है, इट मस्ट, इसमें एक कंडीशन है कि ये तभी लाई करेगा जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड में। ऐसे नहीं कि हम बॉडी को यहां से अर्थ से ले जाके मून पे ले जाए, या फिर वो कहीं पे बॉर्डर पे रह जाए। अगर जो मून पे ले जाएंगे तो एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थ पे होंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ना कभी बॉर्डर पे नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके आधे पार्टिकल इस वाली ग्रेविटी में फॉल कर रहे हैं और आधे पार्टिकल इस वाली ग्रेविटी में फॉल कर रहे हैं। सो दिस इज द कंडीशन जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास में लाई करने के लिए। इतना समझ आ गया, ये तो समझ ही आ गया होगा। तो वी कैन राइट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट, और बेसिकली क्या, सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो लाई करेगा सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। तो बस हमारे को फॉर्मूले में चेंज क्या करना है, सेंटर ऑफ मास में क्या करना पड़ेगा, हमें मास लाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में तो जी, हमें बस जी के साथ इसका कंपैरिजन देखना है कि अगर ये एक ही जी की हम बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई ऑन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा। वैसे सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो उससे जी से कोई मतलब नहीं है सेंटर ऑफ मास को, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से मतलब होता है, राइट। ये सारा रफ वर्क है। अब लिखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा। तो वी कैन राइट इफ कंप्लीट, जो भी मैंने ऊपर बोला है ना वो बस मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ कंप्लीट बॉडी इज इन वन ग्रेविटेशनल फील्ड, इज इन वन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई ऑन सेंटर ऑफ मास, लिख सकते हैं हम कि नहीं। तो अगर जो मैं बोलूं, अभी हमने पीछे क्या किया था, अभी हमने यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट लिए देखे थे, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे, दैट इज डेल्टा W1 इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू, ठीक है। या फिर इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा W1 x1 डेल्टा W2 x2 और डिवाइडेड बाय, अगर जो मैं W कर दूं तो ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इसी को हम नीचे करते हैं, इसी को लिखते हैं, दैट इज x कोऑर्डिनेट को देखते हैं, फिर जो x का आएगा वो y में कर देंगे। x बार कैन बी रिटन एज डेल्टा W1 इंटू x1 प्लस इंडिविजुअल जितने भी वेट है उनके कोऑर्डिनेट के साथ लिख रहा हूँ। और यहाँ पे W था तो W को मैं डिवाइड में ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे W हो गया, और W कैन बी रिटन एज, W कैसे लिख सकते हैं हम,
इधर ही लिख देते हैं, देयर इज डेल्टा W1 x1 प्लस डेल्टा W2 x2 this plus so on, right? This can be written as delta W1 plus delta W2 plus so on. Now ये तो हर बच्चा जानता है कि W can be written as m into g, है ना, ये तो हर बच्चा जानता है, ये तो फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था. तो वी कैन राइट, और इस W1 को अगर ये इस तरह से लिख सकते हैं तो डेल्टा W को हम किस तरह से लिखेंगे, दैट इज डेल्टा m into g. लिख सकते कि नहीं, ये भी यहाँ पे लिख दो साथ में. तो वी कैन रिप्लेस दिस W1 विद डेल्टा m1 into g plus delta m2 into g and so on, and multiply by their coordinates, that is x1 x2 divided by delta m1 into g plus delta m2 into g, right? हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको. अगर जो इस केस में if complete body is lying in one gravitational field, then g will be same for all the particles. तो इस केस में जो g है वो कॉमन आके सबसे कट जाएगा, क्योंकि g जो है वो सेम है फॉर ऑल द पार्टिकल्स. सो x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज, यानी इसको ऐसे लिख दो, सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू डेल्टा m1 x1 प्लस डेल्टा m2 x2. g तो सबसे कट गया, राइट? एंड दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2. ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला. और इसको हम किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यस, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज द समीशन ऑफ डेल्टा m अपॉन x डिवाइडेड बाय डेल्टा m, राइट? डेल्टा m नहीं, m लिख सकते हैं इसको. इट कैन बी डेल्टा m, इन सबका समीशन है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m. ओहो, क्या कैंसिल होगा, इट कैन बी, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको हम m लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि डेल्टा m इसको कैसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ डेल्टा m व्हिच कैन बी रिटन एज w मतलब व्हिच कैन बी रिटन एज मास. सो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे m. तो ये x कोऑर्डिनेट आ गए. अब y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं सिमिलरली, है ना, y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू डेल्टा समीशन ऑफ डेल्टा m इनटू y डिवाइडेड बाय m. इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये x एंड y कोऑर्डिनेट्स हम समीशन के साथ और इंटीग्रेशन के साथ भी लिख सकते हैं. तो इनको और भी अच्छे से लिखता हूं कि x बार एंड y बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा m इनटू x डिवाइडेड बाय m और इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dm डिवाइडेड बाय m. इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके लिए होता है, समीशन हम जनरली फाइनाइट थिंग्स के लिए करते हैं और ये इनफाइनाइट थिंग्स के लिए. वैसे ही हम इसमें लिख सकते हैं डेल्टा m इंटू वाई डिवाइडेड बाय m और इंटीग्रेशन ऑफ y into dm divided by m. So these are the position of the center of mass. ये क्या है, position of a center of a mass. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. सेंटर ऑफ मास, ओके. सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ अ सेंटर ऑफ मास. हम इससे रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट देख लो, रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि वी कैन से CG will lie, जो भी मैंने ऊपर बताया, CG will come on center of mass if complete body is in one gravitational field, राइट? तो हमने क्या बोला कि मान लो ये पार्टिकल है, डिफरेंट पार्टिकल है किसी भी बॉडी के, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जी में लाई कर रहे हैं. तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है ना, दैट जो सेंटर ऑफ मास है एंड जो CG है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लो कि इफ द G इज डिफरेंट, इस पे लगने वाला G अलग है, इस पे लगने वाला G1, दैट G1 एंड G2 ये डिफरेंट है, तो क्या होगा,
तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है ना वो तो जी पे डिपेंड नहीं करता, तो वो तो सेम रहेगा, इट विल रिमेन सेम। पर जो सीजी है इसका, जो भी इसका सीजी है ना, वो इसका डिफरेंट आएगा, दैट विल बी डिफरेंट इन द केस जहां पे जी क्या है, डिफरेंट है। तो ये चीज आप अच्छे से लिख लेना अपने हिसाब से। बट मैंने ये बता दी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ मास पे कब लाई करेगी, व्हेन द जी विल बी सेम। तो उस केस में सीजी और सेंटर ऑफ मास विल बी सेम। बट इन द केस ऑफ डिफरेंट जीज, जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल बी सेम। सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी, बट इट विल रिमेन सेम, बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी डिफरेंट। इतना आप समझ पा रहे हो ना जो भी मैं बोल रहा हूँ? तो यही है ये केस। बाकी अगर जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हमने बात कर दी और सेंटर ऑफ मास की हमने बात कर दी, अब बचा कौन सा? द थ्री सीज, द लास्ट इज द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड पे कब लाई करेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो सेंट्रोइड हम ऐसे लिख सकते हैं सेंट्रोइड। फॉर अभी हम किसकी बात करें? प्लेट्स की। तो वो कब लाई, इट कैन ऑल्सो बी नोन एज एरिया ऑब्जेक्ट। तो वो कब लाई करेगा? तो क्वेश्चन इज कि वो कब लाई करेगा। तो हम इसमें लिखते हैं इफ टी थिकनेस ऑफ प्लेट, यानी किसी भी प्लेट की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इंटायरली सेम है। किसी की भी प्लेट है, उसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब थिकनेस इज नॉट चेंजिंग। वो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो दैट इज कांस्टेंट। थिकनेस के साथ साथ इस प्लेट की जो होमोजेनिटी है ना वो भी सेम है, यानी इस मटेरियल का, जो भी मटेरियल से ये बना है ना, उसकी होमोजेनिटी है। जैसे कि इफ क्या लिखूं, इफ एंड इफ मटेरियल इज होमोजीनियस, देन वी कैन से कि द डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है दैट विल बी कांस्टेंट। वी कैन से ना कि इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, राइट। इसकी थिकनेस क्या है? कांस्टेंट है, और डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर जी ये केस है तो हम बोल सकते हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई ऑन सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड। वैसे हमें क्या पता है? हमें तीन चीजें पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास को अगर जो सेंट्रोइड पे आना है तो क्या लिख सकते हैं? हमारे को दो कंडीशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या है? जो यहां पे लिखी है, क्या लिखी है यहां पे? कि जो थिकनेस है ऑफ द प्लेट इट मस्ट बी कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और दूसरा केस क्या है? इफ द मटेरियल इज होमोजेनियस द डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ताकि जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करे किस पे? सेंट्रोइड पे, राइट। इतना हम बता सकते हैं। तो अगर जो मैं बात करूं किसकी, इसी में देख लो ऊपर, सेंटर ऑफ मास का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा m1x1 दिस, और इसको इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला। सो वी कैन राइट यूजिंग सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला, राइट। वी कैन राइट, क्या लिखा था हमने? दैट इज सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? ये था एक्स कोऑर्डिनेट, हम अभी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं। दैट इज डेल्टा m1x1 प्लस डेल्टा m2x2 plus so on, this is plus so on divided by delta m1 plus delta m2। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि जो मास होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास को कैसे लिख सकते हैं? दैट इज वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी, ठीक है। जो डेंसिटी है वो तो होमोजेनियस सब में, लेकिन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया मल्टीप्लाई बाय, फॉर द प्लेट, अभी हम प्लेट की बात करें ना, तो थिकनेस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, दिस इज द मास। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मास को, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फॉर एंड इसके साथ कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हम कोऑर्डिनेट्स भी लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर द एक्स बार दिस डेल्टा m1, मान लो कि एरिया जो है दैट इज ए किसी का भी, और डेल्टा एरिया कैन बी रिटन एज फॉर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करें ना, तो फॉर द पार्टिकल्स। सो ये जो एरिया है ये डेल्टा एरिया में चेंज हो जाएगा। तो वी कैन राइट डेल्टा एरिया मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी एंड द कोऑर्डिनेट, एंड कोऑर्डिनेट क्या है इसके? x1 प्लस डेल्टा एरिया, एरिया क्या है इसका? 1 है, इसका एरिया क्या है? 2 इंटू द थिकनेस इंटू द डेंसिटी इंटू द कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस 1, ये चलता रहेगा। और मास कैन बी रिटन एज एरिया डेल्टा एरिया 1 इंटू द थिकनेस इंटू द डेंसिटी प्लस डेल्टा एरिया 2 इंटू द थिकनेस इंटू द डेंसिटी प्लस सो ऑन। तो इस पूरी इक्वेशन में हमने क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास
कब लाई करेगा सेंट्रॉइड पे? अब तो पता ही लग जाना चाहिए आपको कि सेंट्रॉइड पे कब लाई करेगा, जब उसका टी एंड जो डेंसिटी है यानी थिकनेस और जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। यानी ये थिकनेस यूनिफॉर्म और डेंसिटी क्या हो जाएगी, ड्यू टू द मटेरियल इज होमोजेनियस द डेंसिटी विल बी आल्सो कांस्टेंट। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो थिकनेस है एंड जो डेंसिटी है वो तो इंटायरली सेम है फॉर दिस प्लेट, तो वी कैन राइट लाइक दिस, और इनको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज, अगर इसको मैं चेंज कर दूं तो कैसे लिख सकता हूं, दैट इज समीशन ऑफ डेल्टा एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या था एरिया, तो वी कैन राइट ए। सो दिस होल कैन बी रिटन एज द सेंट्रोइड पोजीशन ऑफ ये, और दूसरा y वाला कौन सा है, द समीशन ऑफ a इंटू वाई डिवाइडेड बाय द एरिया, राइट। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर द क्या है, ये पोजीशन है ना, तो दीज आर द सेंट्रोइड पोजीशन, ठीक है, इट्स अ सेंट्रोइड पोजीशन। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, राइट, ये सारा पढ़ लिया आपने। आपने देख लिया कि कब सेंट्रोइड सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है, कब ये सेंट्रोइड पे मास कर, सेंट्रोइड जो है वो कब सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा। तो दीज आर द थिंग्स। तो इन सब का जो कंक्लूजन है वही लिख देता हूँ कि क्या कौन किस पे कब लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि सेंटर ऑफ, अभी क्या लिखता हूं मैं कि सेंटर ऑफ मास जो है, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कब करेगा सेंट्रोइड पे, तो उसके लिए दो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो कंडीशन, और वो दो कंडीशन क्या है कि थिकनेस, जो भी थिकनेस है, एंड द डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट, और सीजी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, सीजी विल लाई ऑन सेंट्रोइड, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या है, थिकनेस, डेंसिटी एंड द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी वो होनी चाहिए 1। तो ये तीन केसेस है जहां पे सेंटर ऑफ मास कब लाई करेगा सेंट्रोइड पे, और सीजी कब लाई करेगा सेंट्रोइड पे। बाकी हमने जो लोकेशन फाइंड आउट करनी थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली, जो हमने ऊपर लिखी है सारी, ठीक है, लिखे नहीं सारी, ये सारी क्या है, दीज आर द पोजीशन। जैसे सेंट्रोइड की पोजीशन ये होगी, सेंट्रोइड की ये पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन है, या सीजी की क्या पोजीशन है, तो हमने ये सब पढ़ लिया, राइट। ये हमने किसके लिए पढ़ा, अभी ये पढ़ा हमने फॉर अ प्लेट, अभी हमने किसके लिए पढ़ा, फॉर अ प्लेट। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, बचे हुए किसके लिए, वायर के लिए, ठीक है।